नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल ETC एजुकेशनल ग्रुप में। मित्रों, मेरा जो पिछला लेक्चर था वो स्टार्ट हुआ है इंडियन पॉलिटी पर, मतलब उसी के अंतर्गत हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया है, भारतीय संविधान। और अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को देखा है तो जो मेरा पहला लेक्चर था वो पूरा संविधान को परिभाषित करते हुए स्टार्ट किया था, बहुत ही बेसिकली मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जो मेरा पहला लेक्चर है उसमें जो एंडिंग मैंने की थी वो थी कि हमारा जो संविधान है, संविधान क्या है, संविधान के अंतर्गत क्या क्या होता है, किन किन बातों की मूल रूप से चर्चा की जाती है, ये सब हमने आपको कुछ डिस्कस किया था। उसमें कुछ टर्म्स ऐसे रह गए थे जो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन तो किए हैं, पर उसमें कुछ थोड़ा सा कमियां रह गई हैं। उस कमियों को मैं आज पूरा करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि मैंने उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो थोड़ा सा उसको और हम डिस्क्राइब कर दें तो आप लोग को और थोड़ा सा इसमें समझने में आसानी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए। फाइनली हमने बताया था कि हमारा जो संविधान है वो किसी भी देश का जो संविधान होता है, संविधान के अंतर्गत अधिकारों का उल्लेख होता है, शक्तियों का उल्लेख होता है और उसके अंतर्गत व्यवस्थाओं के बीच आपस में क्या संबंध होता है, किस प्रकार के संबंध होते हैं, इनकी चर्चा की थी। जैसे एक पॉइंट था उसमें कि सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं बेसिकली। एक आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला अंग है विधायिका लेजिस्लेचर, दूसरा अंग है कार्यपालिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। इसको हम थोड़ा और डीपली डिस्क्राइब करते हैं, इससे फैक्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि मैंने बताया था कि विधायिका जो शब्द है ये विधान से बना हुआ है और विधान का मतलब होता है कानून, जो कानून का निर्माण करते हैं। कानून को हम दूसरी भाषा में विधान भी कहते हैं, इसलिए विधायिका जो विधान का निर्माण करती है। कार्यपालिका जो उन बनाए गए विधानों को या कानूनों को जो लागू करने का काम करती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा अंग है संविधान का न्यायपालिका, जुडिशरी, जिसका काम होता है रक्षा करना। मतलब कि अगर विधायिका कोई भी कानून निर्माण करती है और वो कानून अगर संविधान का उल्लंघन करता है, क्योंकि इन्हें जो भी काम करना होता है वो संविधान के अंतर्गत रहकर करना होता है, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और हम स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि गलती हमने की है या नहीं की है। तब ऐसी कंडीशन में हमें हमारी गलतियों को अवगत कराने वाला कोई ना कोई जरूर होता है। वैसे ही हमारे संविधान में गलतियों को अवगत कराने का काम होता है न्यायपालिका का। तो न्यायपालिका यहाँ पर विधायिका अगर कोई भी ऐसा कानून बना दे जो सही नहीं है, जो संविधान का उल्लंघन वायलेशन करता है, और कार्यपालिका उसे लागू भी कर दे, तो ऐसे कानून को असंवैधानिक या अमान्य करने का काम न्यायपालिका का होता है। हमारे संविधान में ही यह कहा गया है कि न्यायपालिका संविधान का रक्षक है। संविधान के अंतर्गत अगर कोई गलतियां होती हैं, संविधान के अनुरूप अगर कोई काम नहीं हो रहा है और उसमें अगर कुछ गलतियां की जा रही हैं विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा, तो न्यायपालिका हमेशा उसमें अपना हस्तक्षेप करने के लिए स्वतंत्र है। तो इसीलिए न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। आइए हम थोड़ा और आपको डिस्क्राइब करें इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सर पहला क्वेश्चन तो यही है कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, ये 3 अंग लिखे हैं। और चौथे अंग के बारे में मैंने आपको शॉर्टली बताया था कि वर्तमान में चौथा अंग जो है, चौथा अंग नहीं कहना चाहिए, ये 3 जिस प्रकार से संविधान के 3 अंग होते हैं उसी प्रकार से हम इनको 3 आधार स्तंभ कहते हैं। ये 3 आधार स्तंभ हैं और चौथा आधार स्तंभ वर्तमान में माना जाता है मीडिया को। ये प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आइए, विधायिका का काम होता है विधान निर्माण करना, और इस विधान निर्माण करने का काम होता है किसी भी देश की संसद का, पार्लियामेंट का। और इसीलिए हमारे देश की जो संसद है, ये संसद के 2 सदन होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। हर देश की संसद का नाम अलग अलग होता है और हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली ही है। और हमारे देश की जो शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली है, ये हमने ब्रिटेन से ली है। तो संसद के जिसके 2 अंग मैंने लिखे हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, इन दोनों से मिलकर के ही संसद पूरी होती है। एक पार्ट और होता है, संसद के वैसे 3 अंग होते हैं, तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है, लेकिन मैं अभी अंग नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको मैं सदन बता रहा हूँ। तो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में
सदस्यों की बात की जाए तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। अधिकतम का मतलब होता है इससे अधिक नहीं हो सकती है, मतलब मैक्सिमम सीटें कभी भी होंगी तो 552 से ज़्यादा नहीं होंगी। 552 में आपको मैंने बताया था कि 2 सीटें जो है वो लोकसभा में मनोनीत होती हैं, और मनोनीत सीटें किसकी होती हैं? एंग्लो इंडियन की, आंग्ल भारतीय कहते हैं इसे, और एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। 550 सीटें होती हैं निर्वाचित, इलेक्टेड होती हैं। 550 में से वर्तमान में मैक्सिमम इसमें बताया गया है कि 530 सीटें भारत के राज्यों के लिए होंगी और 20 सीटें यूनियन टेरिटरीज के लिए होंगी, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। लेकिन वर्तमान में हमारी जो सीटें हैं लोकसभा के अंतर्गत वो है 545 सीटें। सेम 2 सीटें या 545 में 2 सीटें मनोनीत होंगी एंग्लो इंडियन के लिए, और 543 सीटें ये निर्वाचित होंगी, इलेक्टेड होंगी। 524 सीटें वर्तमान में स्टेट्स के लिए हैं, और 19 सीटें जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज के लिए हैं। वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आप लोगों को शायद ना पता हो, एक बात याद रखिएगा, 8 पहले 9 पहले 7 थी, 7 के बाद जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया गया तो 7 2 9 हो गई। लेकिन अभी फिर उसके बाद दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, तो ये 2 एक बन गए हैं। इस प्रकार से वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वर्तमान में 524 सीटें राज्यों के लिए हैं और 19 सीटें यूनियन टेरिटरीज के लिए हैं। सीटों का मैंने शॉर्ट यहाँ ब्यौरा भी लिखा हुआ है। दिल्ली के लिए 7, जम्मू कश्मीर के लिए 5, लद्दाख के लिए 1, पांडिचेरी के लिए 1, अंडमान 1, चंडीगढ़ 1, लक्षद्वीप के लिए भी 1 ही सीट है। दमन दीव एंड दादर नगर हवेली दोनों की 1-1 है, मतलब ये दोनों 1 हो गए हैं, तो 2 सीटें इसकी हो गई 2। इस प्रकार से ये है आपकी लोकसभा वर्तमान में। ऐसे ही राज्यसभा का भी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एंग्लो इंडियन शब्द लिखा है, शायद आप इसके बारे में क्लियर ना हो, शॉर्टली मैं आपको क्लियर करता हूँ। एंग्लो इंडियन इसमें हिंदी में आंग्ल भारतीय कहते हैं। आंग्ल भारतीय एक्चुअली वो लोग होते हैं जिनके ऐसा कोई व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी या पूर्वज यूरोपीय वासी हों। वर्तमान में यूरोपीय वासी का मतलब ऐसा नहीं कि वो यूरोपियन हो, अर्थात जैसे मान लीजिए मैं भारत का हूँ, भारत में जन्मा हूँ और मैं किसी कारणवश किसी भी यूरोपियन कंट्री में शिफ्ट हो जाऊँ और वहाँ की मैं सिटीजनशिप ले लूँ, तो मेरा बेटा या मेरा जो बेटा है वो अभी वही उसी यूरोपियन कंट्री में जन्म लिया, और जब जन्म यूरोपियन कंट्री में वो लेगा तो उसके पास सिटीजनशिप भी यूरोपियन कंट्री उसी यूरोपीय देश की हो गई है। लेकिन अब वो मेरा बेटा जो है वो एक्चुअल में अब इंडिया आना चाहता है और इंडिया में रहना चाहता है किसी भी काम से, तो वो जो मेरा बेटा होगा वो एक आंग्ल भारतीय के रूप में कहलाएगा। ठीक है, मतलब और मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और ये ए व्यक्ति वर्तमान में इंडियन है, इसका जन्म इंडिया में हुआ है, ये इंडियन है। लेकिन अब ये जो ए है, अब ये मान लीजिए ब्रिटेन चला गया है और ये ब्रिटेन में शिफ्ट होकर के ब्रिटेन का नागरिक बन चुका है। तो ब्रिटेन का नागरिक बनने के बाद ये ए कहलाएगा क्या? भारतीय मूल का। ध्यान से देखिएगा, भारतीय मूल का कहलाएगा। ऐसे लोगों को ही भारतीय मूल कहते हैं जो इंडिया से संबंधित हो और अब इंडिया में लेकिन नहीं रह रहे हैं। अब ये जो ए भारतीय मूल है, इसकी जो संतान है मान लीजिए बी है, और ये बी जो इसका जन्म कहाँ हुआ है? इसका जन्म हुआ है ब्रिटेन में। तो जब जन्म ब्रिटेन में हुआ है तो इसकी नागरिकता भी कहाँ की है? इसकी नागरिकता भी ब्रिटेन की ही है ना? तो ये ब्रिटेन का नागरिक है, लेकिन ये संबंध कहाँ से है? ये बिलोंग कहाँ से करता है? इंडिया से। क्यों? क्योंकि इसके फादर कभी ना कभी इंडियन थे, मतलब इनके जो पूर्वज है वो कहाँ के हैं? इंडियन थे। तो ये जो बी है, अब ये इंडिया आता है, इसको इंडिया पसंद आ रहा है ना, इंडिया आया घूमने फिरने, काफ़ी अच्छा देश लगा इसको कि मेरा भारत बहुत अच्छा है। तो अब ये जो इंडिया आया और इंडिया में कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है ना, तो अब ये व्यक्ति इंडिया में काफ़ी टाइम तक रह रहा है बिजनेस के लिए या किसी भी कारणवश इंडिया में रह रहा है। तो ये जो व्यक्ति है बी, ये आंग्ल भारतीय हो सकता है या ये आंग्ल भारतीय कहलाएगा।
अर्थात ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही जो लोग होते हैं, इनमें से किसी भी दो लोगों को राष्ट्रपति चाहें तो लोकसभा में मनोनीत नॉमिनेट कर सकते हैं। ये आंग्ल भारती के तात्पर्य है। ठीक है, तो आंग्ल भारती की सीट जो है वो रिजर्व रखना अनिवार्य है, सीट रिजर्व रखी जाएगी, फिर भले ही आंग्ल भारती के रूप में वहां पर नियुक्त किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब राज्यसभा को देखते हैं कि हमें पूरा देखना है। जैसे राज्यसभा में भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैक्सिमम और वर्तमान। इसे मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती हैं इसमें? 250। सेम वर्तमान में यहाँ भी कुछ सीटें, 12 सीटें मनोनीत होती हैं, नॉमिनेट होती हैं, और सेम नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 250, 238 सीटें ये होंगी आपकी निर्वाचित, इलेक्टेड। ठीक है, अब ये जो मनोनीत सीटें हैं ये कौन होंगी? ये एंग्लो इंडियन की नहीं होंगी। यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर मनोनीत किया जाएगा ऐसे लोगों को जो साहित्य, लिटरेचर, कला, आर्ट, साहित्य, कला, विज्ञान, साइंस, डॉक्टर वगैरह, और साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सोशल वर्क, इन क्षेत्रों से जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, ऐसे किसी भी 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में हैं 245 सीटें, तो सेम 245 में 12 सीटें क्या होंगी? ये देखिए मनोनीत वाली होंगी। ठीक है, और बाकी आपकी जो बची, कितनी बची? 233 सीटें, ये हो गई आपकी क्या? निर्वाचित। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दें। जैसे इसमें भी वही बात है, कुछ सीटें स्टेट्स के लिए हैं और कुछ सीटें यूपीएस के लिए हैं। हमारे भारत में राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है। चलिए मैं पहले बताऊँ इसको, फिर आपको बताता हूँ इसकी बात है क्या। यूटी में किन किन यूटीज को यहाँ पर राज्यसभा में सीटें दी गई हैं? सबसे पहले दिल्ली, फिर पांडिचेरी, फिर जम्मू एंड कश्मीर। ये केवल 3 यूटीज को। क्यों? बाकी अच्छी नहीं है? ऐसा नहीं है। दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर जो ये यूटीज हैं, और बाकी की जो शेष यूटीज हैं ये लिखी हुई हैं, इनमें एक अंतर ये है कि ये जो यूटीज हैं यहाँ पर विधानसभाएं नहीं हैं। अर्थात जहाँ पर विधानसभा होती है वहीं उन्हीं राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा के लिए सीटें अलॉट की जाती हैं। ठीक है, क्यों ऐसा बात बताऊंगा। ठीक है, काफी लंबी प्रक्रिया है। तो फिलहाल दिल्ली के लिए है 3 सीटें राज्यसभा में, पांडिचेरी के लिए 1 सीट है, और जम्मू कश्मीर के लिए है 4 सीट। इस प्रकार से कितनी सीटें होगी? 4, 1, 5 और 3, 8, है ना। तो 8 सीटें हैं आपकी इसके लिए, यूटीज के लिए, और बाकी आप माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 225। 225 सीटें हैं 28 राज्यों के लिए। ठीक है, ये आपकी राज्यसभा हो गई। तो ये है आपकी पूरी की पूरी विधायिका, लेजिस्लेचर, इसको कहते हैं विधायिका। ठीक है, तो आइए देखिए, अब यहाँ पर ये जो लोकसभा की 545 सीटें हैं, इनमें से जो 543 सीटें हैं, इनका जो है 543 सीटें जो हैं, इनका चुनाव होता है हर 5 साल में, जिसे हम कहते हैं लोकसभा का चुनाव। ठीक है, तो 543 सीटों में से ये जो चुनाव होगा इनका, जैसे वर्तमान में 17वीं लोकसभा जो चल रही है, कितनी सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, तो 543 सीटों में जैसे जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है, मोस्टली संविधान के अनुसार 273 + 1 ये डेटा है, रखा गया है कि जो पार्टी कम से कम इतनी सीटें लेकर के आती है, उसी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाता है। तो वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी है आपकी बीजेपी, जिसके पास 300+ सीटें हैं। अर्थात जब सबसे ज़्यादा सीटें इसके पास हैं तो सरकार बनाने का मौका इसी पार्टी को दिया जाएगा। और इस पार्टी को जब मेजॉरिटी मिली, इस पार्टी ने अपना एक लीडर चुना, एक नेता चुना, और पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। पार्टी जब अपना एक लीडर चुनती है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है, इसको हम
अब ये प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर, अकेला का पूरा देश को संभालेगा नहीं, इसलिए ये अपना एक टीम बनाता है और उस टीम को कहते हैं मंत्री परिषद, मिनिस्टर काउंसिल। तो ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ये दोनों मिल करके ये कहलाती है क्या, सरकार। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्री ही होता है, बस शब्द लगा है प्रधान, तो प्रधान का मतलब होता है क्या, पहला, है ना, मतलब जो सबसे बड़ा होता है। तो ये मंत्री और प्रधानमंत्री, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सरकार। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जो मंत्री परिषद है, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का पार्ट होता है, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री का पार्ट नहीं होता है, पीएम मंत्री परिषद का, मिनिस्टर काउंसिल का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो पूरी मंत्री परिषद है, इसको हम सरकार कहते हैं, ये सरकार ही कहलाती है आपकी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। समझ गए, ये बताना चाहता था मैं कि इसका निर्माण, मंत्री परिषद, सरकार या कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो विधायिका के लोकसभा से किया जाता है। तो क्या इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है रोल, क्योंकि राज्यसभा इसलिए है कि अगर लोकसभा, कोई भी जो मंत्री है, कोई भी जो मिनिस्टर बनता है, तो अब किसी भी मंत्री को अगर मंत्री के रूप में आना है तो उसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन है, लेकिन अब वो लोकसभा का चुनाव हार चुका है और उसका मिनिस्टर काउंसिल में होना जरूरी है, तो देश के लिए ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की ज़रूरत होती है और कभी कभी ऐसे लोग चुनाव हार जाते हैं, है ना। इसलिए ऐसे समय में फिर राज्यसभा का जो है सहारा लिया जाता है कि राज्यसभा भी विधायिका का ही पार्ट होती है। तो जैसे मैं मान लीजिए चुनाव लड़ा बीजेपी से और चुनाव हार गया, लेकिन फिर भी मुझे एक मंत्री बनाया गया, तो अगर मैं चुनाव हार गया हूँ तो भी मैं मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता हूँ, अर्थात मंत्री बन सकता हूँ बिना लोकसभा का चुनाव जीते हुए। लेकिन कब तक, इसकी एक लिमिट है कि अगर मुझे बिना लोकसभा का सदस्य रहते मंत्री बनाया गया है तो ये 6 महीने तक के लिए ही मैं इस पद पर रह सकता हूँ। अगर इस पद को कंटिन्यू मैं रखना चाहता हूँ या इस पद पर बने रहना चाहता हूँ तो मुझे संसद के लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। तो लोकसभा से तो मैं हार चुका हूँ, तो ऐसी कंडीशन में फिर मैं राज्यसभा से चुनाव लड़ूंगा और राज्यसभा से जब मैं चुनाव जीत जाऊंगा तो फिर 6 महीने के बाद ही मैं इस पद पे बना रह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं लोकसभा से नहीं तो राज्यसभा का सदस्य तो हूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा से मतलब नहीं होता है, मंत्री बनने के लिए, सरकार का मेंबर बनने के लिए आपको संसद का सदस्य बनना जरूरी है। हाँ, पहले प्राथमिकता लोकसभा से दी जाती है और फिर नहीं तो राज्यसभा से, और दोनों के ही सदस्यों को हम सांसद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर मंत्री परिषद कार्यपालिका को हमने बताया। अब देखिए, ये जो कार्यपालिका है इसका निर्माण कहाँ से हुआ? विधायिका से। एक शब्द आपने सुना होगा, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल। तो एक प्रश्न आया है, प्रश्न है फैक्चुअल की कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर है आपका विधायिका के प्रति। क्यों रिस्पॉन्सिबल? मतलब विधायिका जैसा काम करेगी कार्यपालिका को वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। इसका काम है कानून को बनाना, इसका काम है कानून को लागू करना। अगर विधायिका ने कोई कानून बनाया है और कार्यपालिका ने उसको अच्छे से ऑपरेट नहीं किया, अच्छे से उसको लागू नहीं किया, उसमें कुछ कमियां आ गई हैं, तो कार्यपालिका को विधायिका को जवाब देना पड़ता है। अर्थात विधायिका, अर्थात ये जो 545 लोग हैं और ये जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, मतलब दोनों के मिला दिए जाए वर्तमान में 545 और प्लस राज्यसभा के कितने 245, तो तकरीबन होते हैं 790 सदस्य। ये 790 सदस्य जो होंगे तो सरकार के जो मेंबर होंगे वो भी इसी में से ही होंगे, 790 से ही तो निकल के आए हैं बाकी मेंबर, है ना। तो सरकार के जो ये जो कार्यपालिका है, अर्थात ये जो मंत्रीगण हैं, इन मंत्रियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये कानून लागू करना है, ये काम करना है जैसा विधायिका ने बनाया है। तो इस प्रकार से
अगर ये काम कोई अच्छे से नहीं करती है तो विधायिका को जवाब देना पड़ता है। अगर आप लोगों ने कभी टीवी में देखा होगा कि खूब लड़ते झगड़ते हैं लोग, चिल्लाते हैं एक दूसरे से, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि जो विधायिका के मेंबर हैं, जो संसद के सदस्य हैं, ये सरकार से सवाल पूछते हैं कि भाई ये कानून बनाया गया, आपने ये पॉलिसीज लेकर आई, लेकिन इस पर अच्छे से काम नहीं हुआ। मतलब क्या है इसका मतलब यही हुआ है कि इसने जो बनाया है इसको अच्छे से लागू करना होगा, अदरवाइज इसको ये अर्थात विधायिका कार्यपालिका को हटा सकती है, भंग कर सकती है, जिसको हम कहते हैं सरकार का गिर जाना। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका को अच्छे से काम करना होगा, नहीं तो विधायिका उसे हटा देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जवाब देना पड़ेगा भाई, नहीं तो अच्छे से काम करना, है ना। ऐसे ही होता है भाई, पापा ने ऐसा काम दिया है तो काम अच्छे से करेंगे, नहीं तो पापा को क्या जवाब देंगे, पापा मारेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे ही होता है, अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगी तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने का मतलब हटा देगी, काम खत्म हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये है विधायिका और कार्यपालिका के बीच में एक उत्तरदायी का संबंध, और इन संबंधों को डिस्क्राइब किया गया हमारे भारतीय संविधान में। तो इस दोनों का काम समझ में आया। और तीसरा ये है न्यायपालिका, इसके बारे में बता ही चुका हूँ कि ये बनाया गया और लागू किए गए कानूनों की देखरेख करेगी और रक्षा करेगी। तो इसके बाद हम आते हैं, ये आपका क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और कंटेंट्स हैं। संविधान के कुछ और भी इसमें संविधान के प्रकार, लेकिन संविधान को हमने परिभाषित कर दिया है और हम संविधान को आगे लेके चलते हैं कि संविधान के कितने प्रकार हो सकते हैं। संविधान के तो बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से मैं आपको संविधान के प्रकार बताता हूँ। संविधान के प्रकार को बताने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दूँ, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। क्वेश्चन ये, जैसे मैं आपको पूरी पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन यहाँ से कुछ ऐसे पूछते हैं कि संसद में अधिकतम सदस्यों की संसद में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, मनोनीत कौन करता है, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में कितने सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। ये अभी जो मैंने जस्ट बताया, अगर आप इस वीडियो को देखा तो आपको सारे क्वेश्चन से आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर संविधान का जो ये प्रकार मैं बताने जा रहा हूँ, ये हमारा उसी में एक अगला पार्ट होगा। तो शॉर्टली मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर डिस्क्राइब मैं इसको अपने लेक्चर में करूँगा, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत इसको अपने तरीके से देख लीजिएगा, और फिर मैं आपको जो बताऊँगा तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो संविधान के मैं प्रकार जो बताऊँगा उसमें पहला प्रकार है लिखित, निर्मित, विकसित, बताते हैं लिखित निर्मित संविधान। दूसरा है इसका अपोजिट अलिखित अनिर्मित। संविधान तीसरा है नम्य या लचीला फ्लेक्सिबल संविधान। चौथा है अनम्य या कठोर संविधान। लिखित का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि जो संविधान लिखा गया है ना, कई लोगों ने बैठ करके लिखा है, तो इस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। इसको निर्मित क्यों कहते हैं बताता हूँ। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान का मतलब जिसे लिखा नहीं गया, जिसमें जो भी बातें बताई गई उनमें मैक्सिमम बातें आपकी क्या है, अनरिटन है, एक अलिखित है, इसको अनिर्मित भी कहते हैं। नम्य संविधान,
लचीला संविधान। नम्य का मतलब लचीला, लचीला का मतलब जिसमें हम आसानी से संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और अनम्य का मतलब होता है जिसमें हम आसानी से संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसमें संशोधन या परिवर्तन करना बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। लिखित संविधान का एग्जाम्पल है, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है आपका अमेरिका का। हमारे भारत का भी संविधान लिखित ही है, ठीक है। अलिखित संविधान की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले अभी कहाँ आई है? ब्रिटेन में आई है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। नम्य संविधान, नम्य संविधान अगर कहा जाए यहाँ पर परिवर्तनशीलता के आधार पर ही देखा जाता है। किस आधार पर? परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता का मतलब अमेंडमेंट्स प्रोसेस के आधार पर। तो परिवर्तन इस आधार पर सबसे नम्य संविधान आपका किसका है? सबसे नम्य संविधान आपका ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का कहा जाता है। और इस आधार पर सबसे कठोर संविधान का एग्जाम्पल है आपका अमेरिका का। क्यों? इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा, जिससे आपको संविधान के इन प्रकार को आप बेहतरीन तरीके से जान सकेंगे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, ठीक है, और साथ में अपने मित्रों को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर मेरा वीडियो जो अपलोड होगा तो उसकी लिंक आप तक ऑटोमेटिकली नहीं पहुँचेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।